साहित्यिक पत्रिका साहित्य सृजन में आपका एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जो साहित्य की गतिविधियों से ही आपको नहीं जोड़ता है बल्कि उन बड़े व्यक्तित्वों से भी जोड़ता है जिन्होंने साहित्य साधना की है। आज इस कार्यक्रम को हम विशेष बना रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिसने शब्द साधना तो की ही है, अपनी वक्तव्य शैली के कारण भी जाना जाता है। आपने अपने शब्दों को गढ़ा तो लेखन आगे बढ़ा। जब आपने अपने शब्दों को बोला तब वक्तव्य शैली और ज़्यादा विकसित हुई। बरसों से हम आपको सुन रहे हैं। आकाशवाणी में आपने 3 दशक से ज़्यादा समय दिया है। आज हमारे साथ हैं, हमारे कार्यक्रम की शोभा हैं। आइए बात करते हैं आज की हमारी मेहमान श्रीमती पुष्पा तिवारी से। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत जी। पुष्पा जी, कहाँ से शुरुआत करें? दरअसल मुझे तो ये मालूम है कि आपने तमाम साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आपका साक्षात्कार जब लिया जाता है और हम जैसे साधारण से व्यक्ति लिया करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? प्रशांत जी, ऐसा मत कहिए। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी साधारण नहीं होता, सभी असाधारण होते हैं, सभी की अपनी अपनी प्रतिभा होती है। बस फर्क इतना होता है, कभी आप मेरे छोटे थे, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत जी अब इतने बड़े हो गए हैं और इतने समझदार हो गए हैं, कहना चाहिए, मैं कह सकती हूँ समझदार हो गए हैं कि आज इतने इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। आवाज़ में जो एक कहना चाहिए कि समझदारी दिख रही है, वो अद्भुत है, अद्भुत है। और मुझे लगता है कि हम बड़े जब अपने कनिष्ठों को किसी अच्छे मुकाम पर देखते हैं तो वैसे ही खुशी होती है जैसे कि एक माँ को अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देख होती है। आज आपने और बड़ा बना दिया। आज कार्यक्रम को हम बड़ा महसूस कर रहे हैं। पुष्पा तिवारी मैडम, क्या कहें उनके बारे में? आपको सुनकर हमारी कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। शब्द ध्यान आते हैं आपके कहे हुए। बाल सभा कार्यक्रम आया करता था, बच्चों जय हिंद, ये जो शब्द रहा करते थे ये हम सबको प्रेरित किया करते थे। उस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयां दिया करते थे। आकाशवाणी से जुड़ाव, साहित्य की बात हम ज़रूर करेंगे, आपके लेखन की बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन वो बच्चों को प्रेरित करना, आकाशवाणी से जुड़ना, ये जुड़ाव, ये सरोकार कैसे हुआ मैडम? अद्भुत था। बच्चों के साथ पूरा का पूरा स्टूडियो भरा रहता था बच्चों से जी, छोटे से लेकर बड़े तक, और सब कुछ कुछ बताने के लिए बेचैन हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ डर रहे हैं, कुछ सहमे से हैं, और दीदी हम सुनाएंगे, दीदी हम सुनाएंगे। तो उस समय ऐसा लगता था कि कितना अच्छा लग रहा है, सब बच्चों से घिरे हुए। हम अपने आप को भी बस वही उम्र का समझने लगते थे क्योंकि संबोधन था दीदी। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम भी बड़े हो गए हैं या बूढ़े हो गए हैं या कुछ हो गए हैं। इस प्रसंग में एक बहुत छोटा सा संस्मरण याद आया। बूढ़े हो गए हैं क्योंकि उन दिनों जब मैं रिटायर्ड होने ही वाली थी तब भी मैं बाल सभा कार्यक्रम करती थी। बाल सफ़ेद हो चले थे तो वहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम में हम लोग कंपेयर्स को दीदी करके संबोधित करते थे। किसी ने कहा ये दीदी हैं, छोटी बच्ची थी जी। ऐसे उसने यूं देखा अचंभे से और कहती ये दीदी कैसे हैं, ये तो दादी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी जोर से सब लोग हंसी, इतनी जोर से ठहाका, पर स्टूडियो में उसकी जो माँ खड़ी थी वो बेचारी नर्वस हो गई। उसको लगा कि अब ये दीदी को ज़रूर ख़राब लगेगा कि मुझे दादी कह दिया, पर उसमें भी एक अपनापन था, उसमें भी एक जो अपनापन था ना, प्रशांत जी कभी नहीं भूल सकते। ये बिल्कुल सच बात है। पुष्पा जी ने कहीं लिखा है कि आकाशवाणी में जो गुजरा वक्त है वहाँ से उन्होंने लम्हे चुराए हैं, बिल्कुल, और वो चुराए हुए लम्हे हर बार एक नई उपलब्धि का एहसास कराते रहे हैं। जी जी। आकाशवाणी के तमाम सारे संस्मरण हैं। चूँकि मैं भी आपसे जुड़ा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है आपसे। कुछ वहाँ के अपने जो कार्यक्रम हैं, जो विशेष उपलब्धियाँ हैं, उनके बारे में बताएं, उन लम्हों का जिक्र करें। देखिए, हम लोगों ने हमेशा ये देखा है, गांधी जी का एक कहना था कि मैं रेडियो में शक्ति देखता हूँ जी, और वाकई ये सच है प्रशांत जी। क्योंकि हमारा कार्यक्रम चलता था, लोग सुनते थे, क्योंकि उस समय श्रोता भी बहुत होते थे, श्रोता हमसे मिलने भी आते थे, और उस वक्त जब मिलने आते थे तो उस समय हमें ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने बड़े हैं और किस पद पर हैं। मतलब मुझे लगता है कि पदवी भी उस समय छोटी होती थी और लोग आते थे, झुंड के झुंड मिलने के लिए आते थे और बाई नेम हम लोगों को पहचानते थे, हमें उनसे मिलना है।
एक कार्यक्रम के बारे में सुना रही हूँ, बता रही हूँ आपको। जी ये कार्यक्रम था ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम, जी जी और ये कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर रहे थे ग्राम जमुनिया में, क्योंकि वहाँ के श्रोता बार बार हम लोगों से आग्रह कर रहे थे, एक बार तो आइए आप लोग हमारे गांव और हमारे गांव को देखिए कि हम लोगों ने किस तरह से इस गांव को सजाया है और किस तरह से हमने आप लोगों के कहे अनुरूप इस गांव को बनाया है। जी उनका आग्रह इतना था कि प्रशांत जी हम लोग गए वहाँ, जी और जब हम लोग गए अद्भुत स्वागत था, पूरा गांव इकट्ठा था वहाँ पर, और बच्चे से लेकर बड़े तक और महिलाओं, पर हमको करना था महिलाओं से बातचीत, बहनों से बातचीत करनी थी। बहुत सारी बहनें बैठी हुई थी, हम लोगों को देख रही थी कि हम लोग क्या बोलेंगे क्या करेंगे। हम लोग भी जाकर वैसी ज़मीन पर बैठ गए, और एकदम नज़र गई एक बहन पर जो अपने बच्चे को आंचल में दबाए दूध पिला रही थी। जी जी कुछ नहीं, हमने ऐसा देखा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा उनको मेरे आंखों में, जो कि नहीं था। मैं सिर्फ प्यार से देख रही थी उनको। तो कहने लगी कि ये बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं क्योंकि इसकी माँ का जो दूध था, इसका माँ का जो बच्चा था, वो होते के साथ ही ख़त्म हो गया और माँ को दूध नहीं आया, और मेरा बच्चा इसी के बराबर है, तो मैं इसको दूध पिला रही हूँ। अब शब्द कुछ नहीं थे, हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, पर उसी ने आगे बढ़ाया। प्रशांत कहती हैं कि आप लोगों ने एक बार, डॉक्टर बहन ने कहा था कि बच्चों के लिए दूध, माँ का दूध अमृत तुल्य होता है। जी 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 तो मैं ये बच्चे को दूध पिला रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। उस समय सचमुच में हम लोग सबकी आंखें भर आई थीं उस माँ के ममत्व से, और इस बात को सुनकर हम खुश हो रहे थे, गर्व महसूस कर रहे थे कि सचमुच में रेडियो को सुना जा रहा है। सिर्फ सुना नहीं जा रहा है, उसको समझा जा रहा है, उसको अपनाया जा रहा है, और ये जो इस ग्राम की उन्नति है, इस ग्राम की उन्नति में हमारा भी कुछ योगदान है रेडियो के माध्यम से। जी जी कितना गर्व महसूस हुआ था, कह नहीं सकती। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है दर्शकों। दरअसल आकाशवाणी और अब दूरदर्शन पहुंच हमारी वहाँ तक है जहाँ तक लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे संस्मरण, हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रयास बड़ा मैसेज दिया करते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग का वो मैसेज जो आकाशवाणी पे उस घटना के जरिए, उस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुँचा होगा, वो कितना बड़ा मैसेज होगा। तमाम सारी कोशिशें विज्ञापन के माध्यम से की जाती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, बच्चों के लिए अमृत है, लेकिन वो घटना जिस तरह ग्राम जमुनिया में पहुंचकर आपने वो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, वो वहां तक पहुंची, वो शायद सबसे अच्छा सलीका था। बिल्कुल। लेकिन जो सलीका आपने अपनाया है अपनी ज़िंदगी में, वो भी अद्भुत रहा है। हम आपके आकाशवाणी के कार्यकलाप की उस यात्रा की चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे जो साहित्य प्रेमी दर्शक हैं, वो आपकी लेखन यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। लेखन से संपर्क, सरोकार, जुड़ाव कैसे हुआ? लेखन से जुड़ाव तो आकाशवाणी में रहते ही हुआ, उसके पहले भी हुआ था, पर तब वो छोटा था, उतना प्रस्फुटित नहीं हुआ था। पर आकाशवाणी में आकर ऐसा लगता है कि आप एक महासमुद्र के बीच में बैठे हुए हैं, या बैठे हुए हैं पास में, जहाँ की ऐसी ऐसी हस्तियाँ आती हैं कि जिनसे दर्शनों के लिए, जिनसे मिलने के लिए लोग व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं, महीनों इंतज़ार करते हैं। और हम लोग तो इतने खुशनसीब थे, चाहे वो संगीत की हस्तियाँ हों, चाहे वो साहित्य की हस्तियाँ हों, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े हस्ताक्षर उस समय आकाशवाणी में आते थे। हम लोग उनको बजाते हुए सुनते थे, उनको बोलते हुए सुनते थे, तो कहीं से लगता था कि ये सब कैसे कर पा रहे हैं, कुछ हम भी तो कर सकते हैं। तो शायद कुछ इसी तरह से धीरे धीरे बोलना सीखा, समझना सीखा, और गति आगे बढ़ी। ये जो पुस्तकें हैं, ये जो आपका लेखन कार्य है, ये मैंने आपसे निवेदन किया था ये आप लाएं, और हमारे दर्शकों के लिए ख़ास तौर से मैडम पुष्पा तिवारी लेकर आई हैं। हम जानना चाहेंगे ये जो आपका लेखन है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कैसे क्या है और आपने इसमें क्या व्यक्त किया है। सबसे पहले तो मैं अपनी वो आपको किताब दिखाना चाहूँगी और उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये है कुटुमसर गुफा के बारे में, और कुटुमसर गुफा के साथ मेरी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं उस समय से
जब मैंने शायद सोचना समझना शुरू किया था। जी दिल्ली के किसी पेपर में एक न्यूज़ छपी थी जी और उसमें ये था कि बस्तर की एक गुफा है जो संगीतमय है, ओहो संगीतमय गुफा के बारे में। जी जी उसको पढ़कर मेरे को समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे होगा, हाँ, पर उस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि वो गुफा के बारे में कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं पहचानता था। धीरे धीरे करके चीज़ें हम आगे बढ़ते गए, कॉलेज भी किया। कॉलेज करने के बाद जब मैं पीएचडी करने के लिए जबलपुर यूनिवर्सिटी आई तो वहाँ मुझे फेलोशिप मिली जी और बाइलिंगुअल स्टडी ऑफ जबलपुर टाउन ये मेरा विषय था। तो इसके लिए मुझे टेप रिकॉर्डर की ज़रूरत थी। वहाँ के जो लाइब्रेरियन साहब थे वो मेरे परिचित हुए। उन्होंने मेरे से कहा, देखिए स्टूडेंट के पास टेप रिकॉर्डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि पैसा इतना होता ही नहीं है कि टेप रिकॉर्डर खरीदा जाए। पर टेप रिकॉर्डर खरीदना ज़रूरी था, जी, क्योंकि बाइलिंगुअल स्टडी थी, जी जी जिसको उसकी हम सुनते और फिर हम लिखते और फिर उस पर स्टडी करते। जी तो ये हुआ कि एक टेप रिकॉर्डर आप ले लीजिए। लेते कहाँ से, मांग सकते थे। जी। तो मांगने के लिए सेंगर साहब ने सुझाया नाम हाँ प्रोफेसर शंकर तिवारी का। जी 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 ठीक है, क्योंकि तब इतनी समझ नहीं थी कि इतनी महंगी चीज़ को कोई यूं ही नहीं देता। जी जी पर तब जब उनसे मिले तो पता चला कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गुफा की खोज की है। ओह धीरे धीरे करके अब वो लंबा विस्तार है, उस बात को विस्तार नहीं देंगे। जी। पर ये हुआ कि सन 68 में, सन 68 में जी मेरा विवाह तिवारी साहब से हुआ। जी जी तब स्लाइड्स देखते थे, लोग बड़े बड़े लोग आते थे। बड़े बड़े लोगों से ये था कि हर तरह के लोग आते थे, क्योंकि ये विषय ऐसा था कि इस विषय में लोगों की जिज्ञासा बहुत होती थी और ये लगता था कि कैसे इतनी दुर्गम स्थानों पर तिवारी साहब गए कैसे, और वो भी अपने स्थानों, अपने साधनों से, क्योंकि जबलपुर से जगदलपुर की दूरी बहुत दूर। मतलब इन पर पूरा काम जो किया हाँ। है आदरणीय प्रोफेसर शंकर तिवारी शंकर साहब ने तिवारी किया। जी का था। और तब से ये चीज़ मेरे दिल में बसी हुई थी कि मैं तिवारी साहब इसको लिखें। चीज़ें बढ़ती गई, उनके बहुत सारे शौक आगे आते गए, ये पीछे रहते गए। मेरा भी पीछा लगना बंद नहीं हुआ, इसको लिखिए ना, इसको लिखिए ना, करते करते समय किसी के लिए रुकता नहीं। जी जी कुटुंब सर गुफा के बाद कॉइन्स की बारी आई, रॉक पेंटिंग्स की बारी आई। इस तरह से कुछ ऐसे अननोन शहर भी उन्होंने खोजे जिस पर वो लिखते रहे, डायरिया उनकी बढ़ती रहीं। जी पर वो जो असली जो चीज़ थी, लेखन, वो छूट गया था। डायरियों में वो सब कुछ था, फोटोग्राफ्स में वो सब कुछ था। मैं देख सकती थी, दुनिया देख सकती थी, पर उसको पढ़ नहीं सकती थी। मैं टूट गई थी उस वक़्त कि जो मेरा सपना था वो शायद टूट रहा है, पर वो सपना को मैंने जीवित रखा। मैंने सोचा कि कुछ नहीं, मैं लिखूंगी इसको। लिखूं कैसे? ऑथेंटिसिटी मेरे पास नहीं है। मेरे ख्याल से आप जिक्र कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर जी, शंकर तिवारी जी के जाने के बाद जी 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 क्योंकि इस चीज़ को लिखना एक ऑथेंटिक कलम से लिखना चाहिए। जी तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि इसका तरीका क्या हो सकता है। तो तरीका सोचने में बहुत साल लग गए। उसके बीच में मैंने 2 किताबें और 2 काम और उनके कर डाले। जो एक थी ये अर्ली कॉइन्स फ्रॉम नर्मदा वैली, क्योंकि इसमें एक कलेक्शन, बहुत अभूतपूर्व कलेक्शन है ये, और ये कलेक्शन मेरे पास अभी भी है और बहुत रेयर कॉइन्स है इसमें। ये एक इस पर मुझे दूसरे विद्वानों की मदद मिली, उनका सहयोग मिला, और इसके लिए मैं बहुत उन सारे विद्वानों की और उन सभी लोगों की कहना चाहिए कि धन्यवाद नहीं कह सकती और शब्द भी नहीं है उनके लिए जिन्होंने मेरी इतनी मदद की। इसी तरह से एक और काम था, ये है रॉक आर्ट ऑफ इंडिया, रॉक आर्ट ऑफ द एस बेल्ट इन सेंट्रल इंडिया। ये जो खोज है ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। इसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस रॉक शेल्टर्स बेल्ट है ये। तो ये जो 3-4 चीज़ें, ये जो चीज़ें थी, इन चीज़ों ने मेरा पीछा किया कि इनको तुमको उजागर करना है, दुनिया के सामने लाना है, पीछे नहीं हटना है। कैसे लाना है ये तुम्हें सोचना है।
ये सोचते सोचते ये चीज़ें, ये दोनों मुझे मदद मिली और उनकी मदद से ये शेप में आई जो लोग पढ़ सके। और आज ये जो बुक है ये आज भी लंदन के लाइब्रेरी में है, ये यहाँ से गई है, ये लंदन लाइब्रेरी में है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात जी। है। दरअसल दर्शकों, ये तो हमेशा से होता है कि हम कहीं मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं तो कुछ विशेष करने के लिए जज्बा भी पैदा होता है। आखिर लड़ाई इसी तरीके से तो जीती जाती है और पुष्पा मैडम उसका एक बड़ा उदाहरण है। आदरणीय प्रोफेसर शंकर तिवारी के जाने के बाद उन्होंने जो टूटन थी उसको दरकिनार किया, लेखन को हिस्सा बनाया। 2004 में आप रिटायर हुई। रिटायर होने के बाद व्यक्ति आमतौर पर थोड़ा और ज़्यादा टूट जाता है, लेकिन ये टूटन उनकी ताकत बनी और वो ताकत आज सबको दरअसल प्रेरित कर रही है। सही कहा आपने। इसके बाद ये रॉक आर्ट ऑफ द एस्पेल्ट इन सेंट्रल इंडिया आई और अभी BBC वालों ने इसकी रिकॉर्डिंग की थी जिसको कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको डिस्प्ले किया। जी। इसके बाद ये जो मेरा सपना था ये सबसे आखिरी में नहीं कहूँगी, इसके बीच में आया जी। क्योंकि इसको सोचने में टाइम लगा कि इसको आखिर इसको जो कहना चाहिए कि एक वज़न देना चाहिए कि शंकर तिवारी जी ने जो काम किया वो मैंने नहीं किया है, मेरी लेखनी है सिर्फ। तो उसके लिए फिर एक तरीका सोचा कि जैसे होता था कि हमारे ड्राइंग रूम में लोग आते थे, स्लाइड्स का शो होता था, तो वो जिस तरह से दिखाते थे, जिस तरह से बात करते थे, उससे शुरुआत की कि सब लोग बैठे हुए हैं जी। उसमें मैं भी शामिल हूँ और वो दिखा रहे हैं और मैं सिर्फ सुन रही हूँ और उस सुनते हुए को मैंने उसी भाषा में उसी तरह से लिखा। तो ये एक प्रकार से ऑथेंटिसिटी के लिए एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक नई विधा है, ये कह सकते हैं प्रशांत जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है और ये होना चाहिए। कुछ हो भी रहा है और उसकी एक बड़ी प्रेरणा आपके जरिए लोगों को मिलेगी, हमारे कार्यक्रम के जरिए भी। कुछ और बताना चाहते हैं? एक चीज़ और इसमें कहना चाह रही थी, इसको खास तौर से लिखने का कारण ये भी था कि इसमें जो कुटुंब गुफा में जो गुफा के मोती मिले हैं जी, जिनकी चर्चा इसमें है, जिसकी फोटोग्राफ्स भी इसमें हैं, ये दुनिया की सिर्फ 4 गुफाओं में मिले हैं। जी, जी, जी। तो हमारा देश भी उसमें शामिल है। इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए ये एक बात है। एक प्रकार का जीव है कैंपियोला शंकराई, ये झींगुर प्रजाति का जीव है जिसको कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो जूलॉजिकल प्रोफेसर जूलॉजिकल जो विद्वान हैं उन्होंने उसको नाम दिया है कैंपियोला शंकराई। कैंपियोला शंकराई शंकर मतलब, हाँ। नाम उसमें दिया और कैंपियोला उस प्रजाति का नाम है जो ये है झींगुर प्रजाति का। ये इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो ये हुआ, ये उसका भी इसमें जिक्र है। एक संगीत में गुफा की खोज भी है तो उसका भी जिक्र है। कुछ इस तरह की जो अनजानी दुनिया की बातें हैं वो इस किताब में है। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। ये दरअसल लेखन अद्भुत है। हम लोग शब्दों की रचना किया करते हैं, हम लोग कल्पनाओं को दरअसल व्यक्त किया करते हैं। साहित्य में यही होता है। कुछ और भी विधाएं रहा करती हैं, लेकिन दरअसल जो यहाँ हुआ है वो इसलिए अद्भुत है कि आपने किसी व्यक्ति विशेष के तमाम सारे कामों को प्रकट किया है अपनी लेखनी के जरिए। यानी आदरणीय प्रोफेसर शंकर तिवारी जी के जो कार्यकलाप रहे हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, वो अब आम जन तक पहुंची हैं। एटलीस्ट लंदन में भी उनकी जो पूरे कार्यकलाप हैं वो पहुंचे हैं, उपलब्धियां पहुंची हैं। ये उसकी वजह आप बनी है, यानी वो पुल आप बनी है जो उनका काम लोगों तक पहुंचा है। जी, आपसे चर्चा के लिए इधर, हाँ बताएं। मैं कह रही थी कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काम को कर सकी और इसके लिए हम धन्यवाद देना बड़ा छोटा सा शब्द है, पर ये है कि इतने काम करने में जितने लोगों की प्रेरणा मिली मुझे, जितने लोगों ने मुझे उत्साह दिलाया, जितने लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ नाम है, उन नामों को लेने में एक बहुत से नाम छूट जाएंगे, इसलिए उन सबों को नमन करते हुए मैं उनकी आभारी हूँ। ये होता है, ये होता है। हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक पूरी सोसाइटी, पूरा समाज हमारे पीछे रहा करता है और ऐसे कुछ व्यक्तित्व रहा करते हैं जिन्होंने हमें बैक किया होता है। पुष्पा दीदी के हिस्से में भी ये सभी कुछ आया है। ऐसी कोई पत्रिका है नहीं 70, 80 या 90 के दशक की साहित्यिक पत्रिका जहां आपकी कहानी, कविताओं का प्रकाशन ना हुआ हो। हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं चूँकि समय थोड़ा सा कम है। जी। पुष्पा दीदी से अगर बात करें तो हमारे पास कई घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में हम जान लेते हैं आज के दौर में जो बदलाव आया है, चाहे वो लेखन में हो, चाहे वो बोलने की शैली में हो,
एक एंकर किस तरीके से काम कर सकता है, क्या दिक्कतें हैं, क्या खासियतें हैं आज के दौर की, और क्या मुश्किलें हैं? बहुत 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 बदलाव आया है। रेडियो को लोग सुनते इसलिए थे कि इससे उनकी भाषा परिमार्जित हो। जी। भाषा की शुद्धता के लिए रेडियो को सुना जाता था, और उसमें वाक्यों का विन्यास कैसा होना चाहिए, जी। बोलना कैसा चाहिए, जी। ये सब चीज़ें रेडियो सिखाता था। जी जी आज की भाषा हम लोगों के लिए थोड़ी अनजानी है। जी जी एक प्रकार से बड़ा कैजुअल एटीट्यूड है। हाँ। तो देखिए, ये समय की रफ्तार है, समय का बदलाव है, उसको हम सबको कम एक्सेप्ट समय करना में पड़ेगा। हाँ, कम समय में ज़्यादा कुछ कहना हासिल है। करना चाहते हैं। और एक चीज़ है, थोड़ा बेतकल्लुफ़ होना। जी जी हम लोग थोड़ा सा आदर से बात करते थे। जी तो वो लगता था कि जैसे शायद श्रोता समझते थे, नहीं समझते थे, मुझे नहीं मालूम। दूरी हो सकती, महसूस हो सकती है। जी जी और ये जो आज के बच्चे जिस तरह से बात करते हैं, उसमें बड़ा अपनापन आ जाता है। जी जी बहुत जल्दी लोग सहज हो जाते हैं, बड़ी जल्दी लोग कन्वीनियंट हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि सब कुछ बड़े पुरानी पहचान वाले हैं। जी जी तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, अपनी अपनी खूबियां हैं। अपनी अपनी खूबियां हैं। ये आज का ज़माना है जो बहुत सारी खूबियों के साथ है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का सवाल है, तो अच्छा लगता है। अच्छा हम जो लगता चीज़ है। भूमिका बांध कर कहा करते थे, जी, जी, वो जी। चीज़ तत्काल सामने रख दिया हाँ। करते हैं आज के, चाहे वो लेखक हों या चाहे एंकर हों। समय की कमी, समय की कमी। समय को पकड़ना है उनको, समय भाग रहा है, उसको पकड़ना है, क्योंकि सचमुच में समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जी, जी। और समय जिस तरह से आजकल जो चल रही है, गति जो चल रही है समय की, उसको पकड़ेंगे तो वो दौड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन समय को बांधना, समय के साथ संतुलन बिठाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ रहा करती है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आप लेखन को ही ले लें, अगर आपने कल्पना की है, ये सोचा है कि इस चीज़ को मुझे कागज़ पर उतारना है, तो उसको समय के साथ तो साधना होगा। कोई चलते चलते एक छोटा सा ऐसा संस्मरण जिसमें समय के साथ आपने तालमेल बैठाया हो? मुझे ध्यान है, एक किस्सा ऐसा था कि कोई कार्यक्रम आप कर रही थी और 3 मिनट का समय बाकी रह गया था, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो 3 मिनट आपने कैसे बिताए थे? ये चीज़ें असल में हमारे दर्शकों को बड़ा प्रेरित करेंगी। वो बाल सभा कार्यक्रम था, बच्चों का कार्यक्रम था। बहुत बहुत उत्साह से बनाया करते थे, बहुत सारे बच्चे रहते थे, बहुत सारे माइक्स रहते थे, गाने के लिए अलग, वाद्यों के लिए अलग, इसके लिए अलग, मतलब इस तरह से वो साज सज्जा अलग होती थी। उसमें इंजीनियर्स का भी सहयोग होता था, कंप्यूटर्स का भी रहता था, प्रोड्यूसर का भी रहता था। इन्हें कहना चाहिए कि एक बड़ी भारी यूनिट काम करती थी। हमारी जो प्रोड्यूसर थी, वो स्टूडियो में थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम स्क्रिप्ट से अलग कुछ बोल जाएं। उन दिनों तो स्क्रिप्ट ही बोली जाती थी, आप एक्सटेम्पोर नहीं बोल सकते थे, कहीं शब्द गलत ना निकल जाए। घड़ी देखी उन्होंने, 9 बजने में अभी 3 मिनट है, इनकी हम लोगों की स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है। वो घबराई कि अब ये लोग क्या करेंगे, बच्चे भी हैं साथ में। तो उन्होंने हम लोगों से यूं करना शुरू किया कि कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। हम लोग अपना बोल रहे थे, हम लोगों को भी अंदाज था कि 3 मिनट बोलना है। तो वो एक छोटी सी घटना हम लोगों ने सुनानी शुरू की। तो 2.5 मिनट जब होने लगे, अब आधा मिनट में उनका वो बेचैन हो गई, तो वो एकदम यूं दौड़ी हम लोगों की तरफ, ऐसा पैर उनका, और पैर फिसला चादर के ऊपर से। जी। और वो फिसला तो वो हाथ उनका इस तरह से ऐसे 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 झूलता हुआ हमें दिख रहा है। जी। हम लोगों की आंखों में आंसू है, पर शब्द बोले जा रहे हैं, क्योंकि वो आधा मिनट पूरा खत्म हो तब हम बोले, बच्चों जय हिंद। वो जब तक उनका हाथ इस तरह से हो गया, हम लोग बोल रहे हैं बच्चों जय हिंद। उधर से सिग्नेचर ट्यून आई, यहाँ हम लोग फिर दौड़े कांति दीदी के पास कि कितना लगा हुआ है। पर वो 3 मिनट बतला नहीं सकते कि वो कितने बड़े थे। पर हाँ, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, क्योंकि शब्दों पर नियंत्रण तभी होगा जब आपकी भावनाएं नियंत्रित होंगी। और शब्द आप वही बोलेंगे जो आपको बोलना चाहिए। आप लिखकर कुछ है नहीं सामने, और एक शब्द भी यहाँ से वहाँ कुछ नहीं बोल सकते, है ना। तो वो जो दिमाग में चल रहा था, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और हमारी आंखों के सामने क्या दुर्घटना हो गई है। कांति दीदी को ठीक होने में कम से कम साल लग गया, पर वो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों को बहुत सराहना मिली, और उसके बहुत से पत्र
पत्र आते थे, पत्र हमारी संबल हुआ करते थे, पत्र जी। इतने सुंदर सुंदर आते थे, इतने सुंदर सुंदर आते थे, उसमें खूब खूब आते थे, ऐसे ढेर ढेर आते थे। हम लोग फिर उन पत्रों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि समय सीमा रहती थी, तो कुछ पत्रों को उन पढ़ भी लेते थे, कुछ पत्रों को फिर इकट्ठा करते, इनका पत्र आया, इनका पत्र आया। तो वो जिंदगी हम लोगों की, वो जो पत्र हम लोग पढ़ते थे, जी। कुछ पत्र हम लोगों के पास सचमुच में अभी भी मेरे पास पत्र रखे हुए हैं। लगता है दीदी आपकी बहुत याद आती है, दीदी हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, खूब सारी बातें। वो प्यार मुझे लगता है जिंदगी का प्यार था, कभी नहीं भूल सकते। और उस प्यार ने ही हमें बहुत संबल दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। वाकई वो 3 मिनट, वो संस्मरण दरअसल मुझे ध्यान आ रहा था और उस संस्मरण के जरिए आपने सब कुछ समझ लिया। वो 3 मिनट हमें समय से तालमेल बैठाना भी सिखा गए, पुष्पा जी की काबिलियत को भी दर्शा गए। और दरअसल वो शब्द जिनका मैंने जिक्र किया था, बच्चों जय हिंद, वो भी आपने सुना। पुष्पा जी के साथ अगर बात करें तो बहुत लंबा समय और हमें चाहिए, हम कोशिश करेंगे फिर एक और बड़ी मुलाकात के लिए, लेकिन आज का समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। पुष्पा जी आपका बहुत सारा धन्यवाद, आज बड़ी अच्छी चीज़ें हमारे दर्शकों को सुनने को मिली, हमें भी कुछ नया सीखने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं नमस्कार कर रहे हैं, पर इस उम्मीद के साथ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपका प्यार हम सबको मिलता रहेगा, पर पत्रों के माध्यम से, क्योंकि पत्र लिखना आजकल ज़रा मुश्किल हो गया है। जी नमस्कार। तो साहित्य सृजन के इस कार्यक्रम में अब आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में फिर किसी बड़े व्यक्तित्व के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।